हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इस पर काफ़ी बहस हो रही है, इस पर हम आपको कुछ नई मालूमात देने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम कि पैमरा का तरमीमी कानून एक पेश किया गया था पार्लियामेंट में। आज वजारत इत्तलात की जो कायमा कमेटी है उसमें पेश किया गया उस कानून को। उसका क्या बना? टीवी एंकर्स और जो मीडिया के वर्कर्स हैं, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और दीगर शोबों में, वो आमने सामने आ गए। वो क्या हुआ, दूसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे जिस तरह के मैंने अपने ट्विटर में भी कल अनाउंस किया था कि वजारत इत्तलात और उसका ज़ेली जो इदारा है फेडरल एजुकेशन डायरेक्टरेट, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसे वफाकी निज़ामात तालीम भी कहते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। उमर चीमा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, एक तो आप काफ़ी दिन गैर हाज़िर रहे हैं, किधर गए हुए थे? शायद बस कोई एक सीक्रेट मिशन था। अच्छा, सीक्रेट मिशन, द सीक्रेट मैन विद अ सीक्रेट मिशन। हाँ, ठीक है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बन रहा है? हर बंदा पूछ रहा है और काफ़ी दिनों से आपको मुझे तो जो भी पूछ रहे हैं ना, मैं तो आपका नाम दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा मैं कह रहा हूँ कि किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो एजाज सैयद का नाम दे रहे हैं। अच्छा, असल में इसी तरह आप अपना नाम दे रहे हैं। शायद देखें बात असल में बात यूँ होती है ना कि उसका नाम का मतलब है कि मेरा नाम, कि मेरे पे भी गौर कर। शायद आपने कभी ये कहा है कि मैंने नहीं बनना? मैं तो कहता हूँ मैं नहीं बनता। तो आप जो है नहीं कि अभी आपका नाम दे रहा हूँ ना, अभी तो बन जाए ना, खुदा रहा। इतना इस मुल्क में क्राइसिस चल रहा है। अच्छा, नहीं, ऑन ए सीरियस नोट, वैसे एजाज बात ही है सच्ची बात तो ये है कि अभी तक सारे लोग तुक्के लगा रहे हैं। ठीक। अब राना सनाउल्लाह ने 2 नए नाम दे दिए हैं, ठीक है। एक हफीज़ शेख है। वैसे बाय द वे हफीज़ शेख का पहले हमारे फ़ख्र दुरानी जो है वो इस पर पहले एक ये स्टोरी कर चुके हैं, ये इसहाक डार से पहले भी, कि हफीज़ शेख जो है वो आजकल इधर दंदना रहे हैं। हफीज़ शेख की फैमिली के मेंबर्स अपने इर्द गिर्द बताते फिर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो एजाज़ एक तो वो हो गए, और दूसरे हैं जस्टिस सद्दक हुसैन जिलानी, ठीक है, जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं। तो ये दूसरे नाम है। अब ये है कि अब ये है, अगर लेट से कि ये दोनों बनते हैं, ठीक, ये दोनों भी तो बन सकते हैं, यानी दोनों प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे। तो ये हो सकता है कि आप सद्दक हुसैन जिलानी साहब को बना दें वज़ीर आज़म बना दें, और ये कहें जी कि एक बड़े गैर कंट्रोवर्शियल किस्म के चीफ जस्टिस जो हैं उनको हमने बना दिया है। इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग भी हैं, ह्यूमन राइट्स के उनको अवार्ड मिल चुके हैं, और हफीज़ शेख जो हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना बन जाए। दूसरी फिर सूरत यह है कि हफीज़ शेख बन जाए। लेकिन यह है कि मैं आज भी एजाज़ किसी से पूछ रहा था, उसने कहा जी कि अभी तो सारे तुक्के चल रहे हैं, सिर्फ 2 लोग हैं उनको पता है इस बारे में कि उन्होंने क्या करना है। एक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, और दूसरे आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अच्छा, यानी कि इवन जो अपोजिशन लीडर है, यानी कि वो भी अभी लेटर स्टेज पे कंसल्ट होंगे। नहीं, मेरी इतला के मुताबिक आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 4 बंदे हैं जिनको पता है। अच्छा। एक है आसिफ अली जरदारी, एक है नवाज शरीफ, एक है शहबाज शरीफ, और एक है आसिम मुनीर। और हैरान कुन तौर पे कि मैंने जिस बंदे से भी पूछा तो मैंने कहा ये इंटेलिजेंस चीफ्स को पता है? उन्होंने कहा नहीं पता, ना DGI को पता है, ना DGIB को पता है। और बाय द वे मुझे ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ISI का तो मुझे नहीं पता, IB वालों से ज़रूर नाम मंगवाए थे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम सजेस्ट करें। और कोई ये जो ISI वाले हैं ये भी मुख्तलिफ लोगों से नाम शाम पूछते फिर रहे थे, और शायद कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी कोई कुछ क्लियरेंस लेते फिर रहे थे। तो IB वालों का मुझे ये पता लगा कि उन्होंने 3-4 नाम सजेस्ट किए थे प्राइम मिनिस्टर को। एक नाम उन्होंने सरदार याकूब नासर का सजेस्ट किया, एक नाम उन्होंने जावेद हाशमी का सजेस्ट किया कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, कि एक मुतराज़ा आदमी नहीं है, उनके ऊपर कमो बेश सारी जमातें एतमाद करेंगी। फिर फवाद हसन फवाद का नाम भी उन्होंने IB ने सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो उनको भी कंसिडर करें। एक आध कोई और नाम है जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ। चौथा मेरे ख्याल आपका नाम है ना। आप वैसे इधर आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं कि अपना जिक्र नहीं करते।
चीमा साहब, बात ये है कि मेरा नाम है और पता आपको है। हाँ, नहीं तो मुझे ही पता होगा ना, जरूरी है कि आपको पता होगा। यार, आपने मुझे तो कम से कम आपने पता होना आपने अगर नाम चलाना है, चले एक आसानी तो मैं करता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा, तो बाकी फैसला होगा नहीं 3 कि वो तो सारे नहीं बन रहे, नहीं कि वो तो वो तो किसी को नहीं पता, अभी तो नाम चल रहे हैं ना सजेशन की हद तक। अगर कोई मेरे से पूछेगा मैं कहूँगा जी कि एजाज सैयद को रख लें, ठीक है। लेकिन जो आप ये बात करें ना जरदारी साहब को आइडिया, असल में जरदारी साहब को इसलिए आइडिया है कि जब आप सदक जिलानी साहब का नाम लेंगे तो वो गिलानी साहब के अजीज़ भी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, तो एक कंसेंसस के हवाले से उन पर भी गौर किया जाता है। दूसरा जो हफीज़ शेख हैं, लेकिन आपको पता है तो सदक जिलानी साहब का जो नाम है ना, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अजीज़, लेकिन नाम उनका नून लीग की तरफ से आया। वैसे एजाज यानी कि वो इतने कोई अजीज़ होने के नाते मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस तरह के कोई पॉलिटिकल फिगर तो है नहीं, वो बड़े एक लो प्रोफाइल में रहने वाले आदमी हैं। हाँ, अच्छा, बल्कि उन्होंने अपने टाइम पे कोई एज सच मेरे ख्याल कभी उन्होंने कोई सू मोटो नोटिस भी नहीं लिया। अच्छा उमर, 2 और नाम जो डिस्कस बहुत ज़्यादा होते रहे, एक है शायद खाकान अब्बासी और एक है इसहाक डार। शायद खाकान अब्बासी का नाम भी आया था और मेरी इतलात के मुताबिक शायद ये रावलपिंडी की तरफ से आया था कि वो भी उन नामों की फहरिस्त में थे कि शायद कंसल्टेशन मांगी गई थी, तो उसमें वो नाम भी आया था। और इसहाक डार साहब का नाम आपको पता है पहले भी चलता रहा है। क्यों इसहाक डार साहब का नाम चलता रहा है? इसलिए कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो वही चलाई जानी है, इसका जिक्र आपने भी किया था। तो ये फिर अब तक की सूरत हाल है। बनना किसने है? 4 बंदे हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली पता है, उन 4 का नाम है, बाकी सारे तुक्के हैं। असल बात है बस शाह जी, यानी कि हम 4 का भी नहीं कह सकते, पता चले कि कोई डार्क हार्स कोई और है। हाँ जी, ये यानी कि नाम ये लिए जा रहे हैं लोग सारे इनकी तरफ तो जो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 4 बंदे हैं जिनको पता है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इनके अलावा किसी को नहीं पता। यानी कि नवाज शरीफ, जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इनके अलावा किसी को नहीं पता कि अगला वज़ीर आज़म कौन है। मैं ये बात कर रहा हूँ। चलें शाह जी, हाँ। ये बताएं ना आपको, हमने पैमरा का तरमीमी लॉ उसके ऊपर बात की थी, तो उसके ऊपर कुछ मालूमात आपने इकट्ठी की हैं, वो क्या है? एजाज वैसे ये जो लॉ है ना पैमरा का, जो तरमीम कर रहे थे पैमरा के आर्डीनेंस में, इसने एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी बड़ी तकसीम पैदा की है। ठीक है, आप ये समझें कि जैसे एंकर बामुकाबला रिपोर्टर्स, ठीक है, या वर्किंग जर्नलिस्ट में ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो है तो वही वर्किंग ही है ना, यानी कि वो भी सेठ तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा एक हाई पेड एक जो वर्कर्स हैं। ठीक। तो अब ये है कि यानी जो वर्कर्स हैं वो इस लॉ को क्यों पसंद करते थे कि इस लॉ में एक कदगन लगाई गई थी, कदगन ही कहते हैं ना, एक पाबंदी लगाई गई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकान हैं, जो टीवी ओनर्स हैं, वो किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी को 2 साल से ज़्यादा नहीं रोक सकते, और सॉरी 2 महीनों से ज़्यादा नहीं रोक सकते, उसके अंदर अंदर उन्होंने क्लियर करनी है। अगर वो क्लियर नहीं करते तो ऐसे जो मुतासरीन हैं वो एक कमीशन होगा, उसके पास चले जाएंगे और फिर वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगा कि जब तक ये सैलरीज क्लियर नहीं करते तो इनके इश्तिहारात, जो हुकूमती इश्तिहारात हैं, वो बंद किए जाए। ठीक है, आज जो एंकर हजरात हैं वो किस चीज़ पे अटके हुए हैं जी, कि उधर जो है ना डिसइंफॉर्मेशन का भी जिक्र है कि उस लॉ में ये है कि अगर डिसइंफॉर्मेशन पर भी एक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये है कि वो कहते हैं जी कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको डिसइंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, आज जो है इस हवाले से जो एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें जो एक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, यानी कि जो टीवी मालकान की नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने भी कोई ऐसा सच तरमीमी बिल पर कोई इतराज़ नहीं किया। जो आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी है, जो कि अखबारात की एक जो अखबारी मालकान की नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया। इतराज़ किधर से आया है? इतराज़ आया है एंकर हजरात से। कौन से? और उसमें जो एक नुमाया थे उसमें हामिद मीर साहब थे, उसमें आमिर मतीन साहब थे, उसमें मोहम्मद मालिक साहब थे। ठीक है, तो ये यानी कि इन पर ज़्यादा जो है इस वाले से बात आ रही है कि उन्होंने कोई इतराज़ किया जी, क्या है कि डिसइंफॉर्मेशन पे, तो उस पर काफ़ी उसके बाद बड़ी एक जैसे होता है ना कि क्रॉस टॉक के जो रिपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, कि ऐसे रिपोर्टर्स के जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं,
तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि ये एंकर हजरात जो हैं ये डिसइंफॉर्मेशन का मसला इनका मसला है, हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमने जब ख़बर देनी होती है तो हम ख़बर को वेरीफाई करते हैं और फैक्ट बेस्ड फैक्ट्स बताते हैं। हम जो है नहीं कि हम अगर हमारी ख़बर गलत हो जाए तो वो सब की नज़र में आती है, हमारी जवाब तलबी होती है कि आपकी ख़बर गलत है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ख़बर गलत होने पर कोई रिपोर्टर जो है वो नौकरी से भी फारिग हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ जो एंकर हजरात हैं इन्होंने यानी कि बकौल उनके उन्होंने कहा जी कि ये जो जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता है यानी कि उनके लिए जो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से कोई लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजाज़ वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यार हम जो है ना सबको यानी कि हम चाहते हैं कि फ़ौज जो है उसका एहतसाब होना चाहिए, हम चाहते हैं जुडिशरी का एहतसाब होना चाहिए, हम चाहते हैं कि सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, वकला का एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी का नहीं होना चाहिए तो हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यह है कि इसका नुकसान क्या है कि डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से हमारे जो लोग हैं, और ये बात दुरुस्त है कि ये डिसइंफॉर्मेशन का जो ज़्यादा एक धंधा है ये एंकर लेवल पर होता है, और ये चूँकि टीवी पर ज़्यादा अपीयर होते हैं और इनका ये ख्याल होता है कि हम ज़्यादा मोतबर हो गए और लोग इनको मोतबर तसव्वुर भी करते हैं, ठीक है। मोतबर होने का मतलब अगर आप रोज़ाना टीवी पर आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हवाले से कोई ट्रेनिंग भी है, ठीक है। होता ये नहीं है कि आपको एक बंदे ने इंफॉर्मेशन कोई नहीं बात दे दी, आपने जाके कर दी जी मेरा सोर्स जो है ना बड़ा हाजी है, मेरा सोर्स जो है ना वो वली अल्लाह है जी, मेरे सोर्स में तो कोई किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती और उसने जो मुझे बता दिया वही आखिरी सच है। हाँ, और अपना इनका ये आलम है कि इनके बारे में कोई बात कर दें तो ये जलना शुरू हो जाते हैं जी कि मेरे बारे में बात की गई है। रोज़ाना दूसरे लोगों के बारे में जो जी चाहे ये बात कर दें, और अगर कोई इनको कोई जवाब दे तो इनकी हरासमेंट शुरू हो जाती है। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का हमारा सिस्टम होना चाहिए, और ये जो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में हमने एक ज़रा इस पर सॉफ्ट हमारा रवैया होता है, उसकी वजह से जो एक मीडिया का एक जो ट्रस्ट लेवल है वो भी डाउन हो रहा है। एजाज़ ये जो अभी फैक्ट चेकिंग पे एक इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक बॉडी है जो है ना फैक्ट चेकिंग के हवाले से, एक फैक्ट चेकिंग का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि आगे फेसबुक के साथ कनेक्टेड है। उनका काम क्या है, यानी कि उनके साथ जो तंजीमें उनका मेंबर हैं उस नेटवर्क का, उनके लिए एक ज़ाब्ता है कि अगर आपने फैक्ट चेकिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। अगर कोई बात इन्फॉर्मेशन गलत फैल रही है तो उसका म्यार ये नहीं है जी कि आप ये आके कह दें जी कि मेरा सोर्स जो है ना वो बड़ा पक्का है तो उसने बात कर दी है जी कि ये बात गलत है। नहीं, आपने उसको इस अंदाज में करना है कि जो काबिल तस्दीक हो, आपने कोई एविडेंस देनी है कि ये जो बात चल रही है ये किस तरह गलत है, ठीक है। और अगर वो आप एविडेंस दे देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन या ऐसी खबर जो गलत चल रही थी वो फेसबुक जो है वो भी उस पर अलर्ट जनरेट कर दी कि ये खबर जो है ना ध्यान से पढ़ना, ये कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में ये आ रहा है कि ये अथेंटिक नहीं है, ठीक है। अब अगर ये लोग जो हैं, ये ज़रूरी है कि लोगों के नाम लें, ठीक है। अगर आपने इतना तो आपका अकाउंटेबिलिटी का म्यार होना चाहिए। एक तरफ आप ये कर रहे होते हैं जी कि लोगों के आप पुराने क्लिप चला रहे होते हैं जी आपने फ़लाँ टाइम पे ये कहा था, फ़लाँ टाइम पे आपने ये कहा था। कभी इन्होंने ये किया कि आपने कोई तज्जिए पे ही कोई रिव्यू कर लें कि मेरे इतने तज्जिए गलत हुए हैं, या ये है कि मेरी फ़लाँ इन्फॉर्मेशन जो है गलत हुई है। और अगर इनकी इन्फॉर्मेशन के कभी कोई एक्शन हो जाए तो उसको जो है फ्री स्पीच का इशू बना लेते हैं। एजाज़ जो जर्नलिस्ट हैं इनके बारे में मुझे इतनी आज जो क्लैरिटी है वो ये है कि फ्री स्पीच इनका राइट भी नहीं है, ठीक है। ये मैं एक अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ। इनका राइट जो है रिस्पॉन्सिबल स्पीच है कि आप आम लोगों से मुख्तलिफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं, इंफॉर्मेशन के प्रोफेशनल हैं। आपसे लोग ये तवक्को करते हैं कि आप जो भी खबर देते हैं चलाते हैं उसके बारे में पहले तहकीक करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक 24/7 मीडिया पे बैठे हुए हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपने मीडिया का पेट भरने के लिए लोगों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देनी है। और लोग जो हैं वो डरते रहते हैं कि यार मैं, और फिर ये इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर कोई बंदा वजाहत दे तो उसकी वजाहत ही सही तरह चला दें, या कह दें कि मैंने जो फ़लाँ बात की थी वो गलत साबित हुई है। या वो बंदा जो है, यानी कि आप कम अज़ कम किसी आदमी से मौक़िफ़ ले सकते हैं। और जो डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोगों से मौक़िफ़ ले लें, ठीक है, मौक़िफ़ लेके चला दें। या अगर आपने चला दी है, बाज़ औक़ात लोग भी वैसे हैंकी फैंकी कर रहे होते हैं, आप मौक़िफ़ के लिए उनसे रब्ता करते हैं, वो आपका जवाब ही नहीं देते। तो आप अगर फिर चला रहे हैं तो आप कहें जी कि मैंने मौक़िफ़ के लिए उनसे रब्ता किया है और वो जवाब नहीं दे रहे। अगर उनका कोई जवाब है तो हम चलाने के लिए तैयार हैं इसी फोरम पर जिधर से हम उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसा करने से दूसरे जो एक लोग हैं उनके भी राइट्स हैं, उनके ये नहीं है कि आप जो भी बात है किसी के बारे में आप उठें और बात कर दें।
और बाद में फिर जो है अगर कोई आप पर तनकीद करे तो आप कहें जी कि नहीं मेरी हरासमेंट हो रही है। लोगों के भी राइट्स हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, हमारा राइट नहीं है कि हम चूंकि जर्नलिज्म में आ गए हैं तो हम जो है जो जी जाए किसी के बारे में कह दें। मुझे एक बंदा अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दूं और मैं उसको कहूं देखी मीडिया की पावर, ये कोई तरीका नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जो एंकर्स का जो ये रवैया है ये कोई मुनासिब नहीं है, और इस पर जो रिपोर्टर्स ने स्टैंड लिया उनका स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त है। भाई आप जो है अपने चक्कर में उनका मामला जो है वो ख़राब कर रहे हैं। आपका ये इशू नहीं है कि आपका सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है यानी कि कोई मिलियंस में सैलरी लेते हैं और दूसरे जो है यानी कि एक आम रिपोर्टर जो 50,000 रुपया या लाख रुपया या इससे कम ले रहा है, आप उनके चैंपियन भी बने होते हैं, आप लीडर बने होते हैं। ये इरफान मलिक है रिपोर्टर जिन्होंने ये बात वहाँ पर ये बात कही, ये अच्छा, बात आप कह रहे हैं ना। हाँ। तो इरफान मलिक ने वहाँ पर कहा कमेटी में कि ये जो 3-4 एंकर यहाँ पर आए हुए हैं इनसे पूछें इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, ठीक है, इनकी तनख्वाहें इनसे पूछें और फिर बात ये करें। और फिर उन्होंने कहा कि ये मसला इनका डिसइंफॉर्मेशन का, ये हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है रोज़गार, हमें पैसे टाइम पे मिलने चाहिए और हम फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं। फिर बहजाद सलीमी है एक जर्नलिस्ट है हमारे, यही पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, वहाँ पर उन्होंने बात की। अफजल भट्ट हैं, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। आसफ बशीर चौधरी हमारे जो हैं ये भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, तो इन्होंने वहाँ पर खुल के बातें की। लेकिन अफसोसनाक बात क्या हुई ना, बल्कि ये है कि एजाज अफजल भट्ट साहब जो हैं उनसे तो रिपोर्टर्स ने ये भी अंडरटेकिंग ली कि आप ये वही लोग हैं कि जिनके आप चैम्पियन बने होते हैं जी कि वो फ़लाँ के बारे में ये बात होगी तो सारे रिपोर्टर्स जो हैं यानी कि उनको इकट्ठा करके आप एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या आइंदा इनके बारे में इनके लिए आवाज़ उठाएंगे? उन्होंने कहा जी मैं भी नहीं उठाऊंगा। नहीं उमर, बात ये है कि ये जो हमारे एंकर्स हैं, सारे नहीं लेकिन अक्सरियत इनकी, ये वो लोग हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात हैं, जाते हैं वहाँ पर ब्रीफिंगें लेते हैं और यहाँ पर आके कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का तो, फौज और इंटेलिजेंस इदारों का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। जाते उठते बैठते उधर है, बस ये दोनों साइड पे खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, फिर एक तरफ वो खेल करते हैं, दूसरी तरफ ये कि जी किसी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो गया, ओ जी बड़ा फ्रीडम उसके ऊपर अटैक हो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो जर्नलिस्ट की तनख्वाहों का मामला है उसके ऊपर बिल्कुल खामोश, क्योंकि आपको इनको तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रहे हैं, इनको तो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे। और बात करेंगे तो अपने मुफादात की बात करेंगे। और सच्ची बात यह है कि ये इनमें से अक्सर एंकर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई एक से किसके कनेक्शन है और वो दूसरे के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी जुड़े हुए हैं, और वो जिस तरफ की हवा होती है वो उस तरफ गुफ्तगू करते हैं। और अल्लाह खैर सलाह आए और आप कहें कि जी आप बहुत बड़े मोतबर नाम है, और जब आपका अपना किरदार आप दिखाएं कि आप देखें इनके माजी में क्या किरदार रहे हैं, कि मुशर्रफ के दौर में इन एंकरों के टीवी क्लिप निकालें, इन एंकरों के जो तहरीरें अगर इन्होंने लिखी हुई हैं वो निकालें। फिर वक्त जब बदलता गया है तो उस हुकूमतों के साथ साथ इनके भी जो पैंतरे हैं वो भी बदल। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म इन्होंने क्या किया, आज अगर पाकिस्तान में जर्नलिज्म बदनाम है तो वो रिपोर्टर्स की वजह से या डेस्क के ऊपर बैठे हुए लोगों की वजह से बदनाम नहीं है, वो इन एंकर्स की वजह से बदनाम है जिन्होंने पूरे प्रोपेगेंडे किए हैं और प्रोपेगेंडा में इस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देते रहे और बाज़ का सियासी जमातों का भी साथ देते रहे। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आप देखें और इनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आप किसी एक एंकर जिसने कोई गलत काम किया हो आप उसका नाम लेके कोई ट्वीट कर दें या उसके ऊपर कोई बात कर दें, वो जनाब पहुंच जाएंगे आपके इदारे में भी पहुंचेंगे, आपके इर्द गिर्द पीयर्स के भी पहुंच जाएंगे और आपको भी गिले करेंगे जी आपने तो हमारे बारे में बड़ी गलत बात। अच्छा, वो कहेंगे जी कि ये आप कम्युनिटी के अंदर लड़ाई शुरू होगी। भाई आप वो कम्युनिटी हैं ही नहीं, आप एक डिफरेंट कम्युनिटी हैं, ठीक है। आप जो है आप बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और गार्डों के साथ फिरने वाले एक मोटरसाइकिल पे फिरने वाला बेचारा एक रिपोर्टर है, उसके साथ आपका कि लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट है, आपके इश्यूज ही डिफरेंट हैं। और आप जो है यानी कि एक तरफ जिधर लीडरी चमकाने का टाइम आता है तो आप उधर के लीडर बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये जो देखें इनके पास सोल्यूशन भी कोई नहीं है, ये जर्नलिज्म से फेक न्यूज़ ख़त्म करने का सोल्यूशन भी कोई नहीं है इनके पास। बस यही कहेंगे जी कि ये तो आप गलत इस्तेमाल कर लेंगे। भाई आप ये बताएं, आपको चाहिए ये था कि आप ये बताते कि इसको
इस लॉ अगर को मिसयूज हो सकता है तो उसको मिसयूज होने से कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, सिर्फ यही नहीं जी कि इसका क्या तरीका है, आप तो किसी पर भी कर देंगे। भाई आप अपनी तरफ भी आप अपने लेवल पर भी कोई कंट्रोल करें। अपने लेवल पे हमारा एजाज ये है, हम पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे कोई कोलीग जो हैं वो गलत खबरें चलाते रहे, हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। क्योंकि जी वो सारे आ जाते हैं जी कि यार ये क्या है, यार ये बड़ा नेगेटिव है, ये अपने जो कोलीग है उसके बारे में बात करता है, और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। जब आप पर एक इंटरनली भी प्रेशर बिल्ड नहीं होता तो क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी? बिल्कुल ठीक बात। तो आखिरी मेरे ख्याल में टॉपिक है चीमा साहब, मैं कुछ दिनों से कुछ इतलात मिल रही थी कि हुकूमत चूँकि जा रही है ना, तो हुकूमत जाते जाते तमाम मिनिस्ट्रियों का ये हाल है, लेकिन मैं एक मिनिस्ट्री का हाल, वजारत तालीम जो है हमारी फेडरल लेवल के ऊपर, और उसके नीचे वफाकी निज़ामात तालीम जिसे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसमें अजीब व गरीब सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 525 अफराद जो ने भर्ती होना था, जो कि मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके छोटे मुलाजमीन, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे कहते हैं, इन्होंने भर्ती होना था। उसके ऐड वगैरह भी आए थे। उन्होंने जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने एक प्रोसेस किया, लोगों को सिलेक्ट किया, लेकिन बीच में आ गए फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री आ गई, और कहा जाता है कि राना तनवीर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी आ गए कि जी हमारे बंदे भर्ती करें, लिस्टें उन्होंने दे दी। जो डायरेक्टर जनरल थे इसी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वो डॉक्टर इकराम है, उन्होंने ही रिफ्यूज़। नतीजा क्या हुआ कि वो घर चले गए, या उन्हें घर भेज दिया गया, रिपैट्रिएट कर दिया गया उन्हें किसी जिस इदारे से वो आए थे। और अब वो जो पहले से सारा प्रोसेस हुआ था, जो फेडरल सेक्रेटरी साहब हैं और मिनिस्टर साहब की ईमा के ऊपर, वो फेडरल सेक्रेटरी साहब वो एक्सपीडाइट करवा रहे हैं, नए सिरे से इंटरव्यूज़ और वो सारा हो रहा है ताकि मनपसंद भर्तियाँ की जाएँ। अच्छा, अब सेक्रेटरी साहब के बारे में या एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो बाकी बाबू हैं उनकी कहानी भी सुन लें। इन्होंने कुछ 2 प्रोजेक्ट हैं, मैं एक एक करके एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट है तकरीबन 980 मिलियन रुपीज़ का, ये तालीमाबाद नामी एक NGO है। NGOs हमारे यहाँ अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो अच्छा काम करती है जिनको आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत लेके आते हैं। तो इस एजुकेशन ये तालीमाबाद NGO ने कहा कि जी हम आपको जो आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है जी, ट्रेनिंग करने के लिए आप हमें 980 मिलियन रुपए देंगे। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने तौर पे ये प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, जिसका फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को किसी किस्म का कुछ पता नहीं। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री से कहा गया कि आप ना साइन कर दें इसके ऊपर। पता ये चला कि सिर्फ एक NGO थी जो इस सारे प्रोसेस में थी, यानी कि प्रॉपर जो ड्यू डिलिजेंस है वो की नहीं गई। कोई कागजी काम किया कि इश्तिहार डाला और फिर मनपसंद एक NGO आई, उसको दे दिया। एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस हो सकती है, लेकिन हमारे जो वजारत तालीम है और पर्टिकुलरली इसमें सेक्रेटरी साहब का नाम भी लिया जाता है, वो हैं या नहीं मुझे नहीं पता। उनसे मैंने रब्ता किया है, सवाल लिख के भेजे हैं, उनका जवाब नहीं आया। अगर वो जवाब देंगे तो हम उनको भी अकोमोडेट करेंगे। फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट भी देख लें। F11-2 में एक 21 कनाल का प्लाट है चीमा साहब, 21 कनाल का 21 कनाल का प्लाट है, और एक प्राइवेट साहब है, नदीम कियानी साहब हैं गालबन, वो कोई लाहौर में कोई प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल कॉलेज चलाते हैं। उनको इसी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि जी ये जो 21 कनाल का प्लाट है ना, ये दे दें तो ये 7 कमरों का एक प्राइमरी स्कूल बनाएंगे जिसके अंदर इतने बच्चे पढ़ेंगे, 40 बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ेंगे, और ये इतने सालों में पैसे लगाएंगे, और फिर वो 20 साल के बाद गवर्नमेंट को दे देंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का ये काम होगा, और फिर 20 साल बाद ही वापस दे देंगे। ओ भाई खुदा का खौफ करें, क्यों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं करते? चलिए ये जो 21 वाला प्लाट है ये किधर है? F11-2 में। अच्छा। अरबों रुपए का प्लाट है, और वहाँ पर चीमा साहब, वहाँ पर आप एक प्राइवेट एंटिटी को दे रहे हैं, वो पैसे कमाते हैं। ये जो बाकी तालीमी इदारे हैं बहुत सारे, मेरे पास मालूमात तक रसाई के कानून के तहत एक डाटा भी है जिसके ऊपर मैंने एक दफ़ा स्टोरी की थी, लेकिन वो दोबारा जिक्र करने का ज़रूरी है कि ये औने पौने दामों ज़मीनें लेते हैं,
वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा एजाज, ये जो आपने प्लाट की बात की ना, मुझे इस पर्टिकुलर प्लाट का नहीं आइडिया, लेकिन ये पहले एक वो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी का एक, उधर मेरा है G13 इनका आता है, उधर इन्होंने प्लाट्स दिए थे। तो उसमें जो इनका तरीकाकार था वो ये था कि इन्होंने कुछ जो शराइत रखी थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें ये था कि फ़ीस का तयन किया गया था कि आप जो है लेट से कि 5,000 से या 7,000 से या 10,000 से ज़्यादा फ़ीस मुकर्रर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि जो बिल्डिंग है आपने बनानी है, फिर ये है कि आपने 20 साल उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। मेरे ख्याल इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये जो दूसरी वाली आप बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह ये प्राइवेट स्कूलों को ये जो प्लाट्स दिए गए हैं, और फिर ये है कि एजाज़ ये जो हम मीडिया की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, एजाज़ किसी साइड पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जो इनके लिए वो पीरा या कौन सा एक वो अदारा इन्होंने बनाया हुआ है कि रेगुलेटर, जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के, उनके लिए वो भी बिल्कुल बेबस है। आपने एक रेगुलेटर बना दिया, लेकिन दांत आपने उसके मुंह में लगाए नहीं है कि वो किसी को दबा ही सके, और वो इवेंचुअली ये होता है कि कोई जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी उनके कंट्रोल में नहीं होते, और वो अपनी मनमानी फ़ीसें मुकर्रर करते हैं। और ये एजाज़ ये रियल इस्टेट के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है जो एजुकेशन है, क्योंकि कोई भी बंदा वो चाहेगा कि मैं अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मैं उनको दूं। अब आपने देखा ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल जो पास हुए हैं थोक के हिसाब से, ये क्या है सीमा साहब? ये लाइसेंस फरोख्त होंगे। हाँ, ये मुस्तफ़ा आए हुए थे, मुस्तफ़ा नवाज आए हुए थे, वो बता रहे थे कि ये करोड़ों रुपए का लाइसेंस फरोख्त होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसमें भी एजुकेशन मिनिस्टर का और सेक्रेटरी का नाम लिया जाता है। नहीं तो एजाज ये है ना कि आपने चार्टर, होता क्या है, इन्होंने चार्टर अप्रूव करा रहे हैं, यानी कि अभी मेरा सेनेट से होने हैं चार्टर, आपने अप्रूव करा लिए हैं, किसी ने कोई पढ़ा नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमेटी में वो भी नहीं गए, ठीक है। अच्छा, जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन से NOC लें, ठीक है। और ये करते क्या है कि इधर से पहले चार्टर अप्रूव कराते हैं, फिर जाते हैं हायर एजुकेशन कमीशन। अब यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन वो किसी का करता है या नहीं करता, वो मामला उधर लटका रहता है। हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या करना है, उसने अभी जाकर देखना है कि जो एक उसको कहते हैं जीरो विजिट होता है, जो पहला विजिट, कि आपने देखना है कि आपके पास जो एक मतलूबा जितनी एक रिक्वायरमेंट है ज़मीन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग की, वो आपके पास है या नहीं। वो अभी तक वो चीज़ें भी बाद में होनी है। हमारी नेशनल असम्बली का आप देख लें, इनके काम, आप तो आमतौर पे कहते हैं कि पार्लियामेंट से हर चीज़ गुजरे, यानी कि हमारे पार्लियामेंटेरियन के भी काम देख लें कि कितने वलीअल लाएँ कि ये किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं मुस्तफ़ा की कि ये चार्टर आगे बिकेंगे, ये होगा। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि ये उधर लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे, अभी NOC मिला है या नहीं मिला आपको HEC से, उधर लिख देंगे कि जो है ना पार्लियामेंट से मंजूर शुदा। अब जो एक आम आदमी है जिसने उधर एडमिशन लेना है, एजाज़ मैंने भी अगर एक मेरा किसी मामले से वास्ता ना हो तो मैं भी इग्नोरेंट हूँगा ना। तो एक आम कोई किसी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसने कहा कि पार्लियामेंट से अगर अप्रूवल होगी तो उसका मतलब है ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट हैं, यानी कि इस लिहाज से हमें बात करते रहनी चाहिए। और राना तनवीर साहब, यानी कि आपकी काफ़ी शिकायत आ रही हैं, एजाज़ सैयद की जो बयान करदा कहानी आपने सुनी होगी, और उम्मीद है कि आपको इस पर अपनी कोई वजाहत भी देना पसंद करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको इस पर बात करेंगे कि ये किस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं। हमने भर्तियों को जो है ना एक अपने वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बनाया हुआ है जी, के पास जी उसकी रोटी लग जाएगी यार, उसके बच्चे पाल जाएंगे। भाई ये नहीं देखते कि वो जिस काम के लिए उसको लगाया गया है वो इस अहल है या नहीं। और इसका नतीजा ये है कि आज आपको हर जगह पे ना, हर शाख पे उल्लू ही उल्लू नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सरियत जो है वो बस इसी तरह जी कि उसकी रोटी लग जाएगी, वो उस चक्कर में आकर उनको जो है उनको भर्ती कर लिया गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वजारत एजुकेशन में और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो कुछ हो रहा है ये बज़ाहिर खिलाफ कानून है। इसके ऊपर अथॉरिटीज़ को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मैं समझता हूँ FIA में मुकदमात होने चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या हुआ है। और बाय द वे जो सेक्रेटरी साहब के बारे में पता चला है कि वो तो माजी में भी नैब का केस भुगत के 2-3 साल शायद जेल भी रह के आ चुके हैं। खैर वो जो भी मामला था, पता नहीं वो उसमें इनोसेंट है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये जो इशूज़ हैं ये अवामी अहमियत के हवाले से बड़े अहम है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के हवाले से बड़े अहम है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, देखते रहिए।